Assalamu alaikum. Welcome to Study with MFF. In this video, we are going to discuss Class 8th General Science, Chapter number 1, Human Organ System. वक्त और जगह को बचाने के लिए हमने इन्हें MCQs की बजाय फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में लिखा है ताकि मुमकिन तौर पर कम से कम वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख लें। एक और बात, ये MCQs सिंध की टेक्स्ट बुक को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं ख़ास तौर पर, लेकिन ये पंजाब और KPK, बलूचिस्तान वगैरह के टेस्ट के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला MCQs है, डैश इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट लिंक्स ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। डैश एक नेटवर्क है नर्व्स का। नर्व्स क्या होती हैं? जो चीज़ एक ख़ास किस्म की रग जो पैगामात दिमाग से जिस्म तक और जिस्म से दिमाग तक लेके आती है या ले जाती है, नर्व कहलाती है। तो नर्व्स का एक पूरा जाल होता है जो दिमाग को जिस्म के दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है, पूरा जाल है नर्व्स का। नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डैश स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है किन किन चीज़ों पर? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, दिमाग, हरम मगज और नर्व्स पर। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन रिजेंबल्स लार्ज पिंकिश ग्रे डैश। दिमाग का जो स्ट्रक्चर होता है एक लार्ज, एक बड़े पिंकिश ग्रे कलर के वॉलनट से मिलता जुलता है। वॉलनट मानी अखरोट। डैश इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। क्रेनियम यानी स्कल, हमारी खोपड़ी में हमारा कौन सा हिस्सा महफूज होता है? ब्रेन। इट्स डैश अपीयरेंस, ब्रेन की डैश अपीयरेंस होती है ड्यू टू फोल्ड्स एंड डिप्रेशंस। फोल्ड्स यानी बल की वजह से और डिप्रेशंस गढ़ों की वजह से रिंकल्ड अपीयरेंस होती है वो इन वजूहात की बिना पर होती है। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिमाग के 3 हिस्से हैं। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सामने का, मिड ब्रेन दरमियान वाला और हिंड ब्रेन पीछे का दिमाग, पीछे वाला हिस्सा दिमाग का। डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड कंप्राइजेज 2 डैश। दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? फोर ब्रेन। लेकिन यहाँ पर 2 जवाबात हो सकते हैं, फोर ब्रेन भी आ सकता है, इसी तरह एक और आ सकता है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये बना होता है 2 हेमिस्फेयर से। हेमिस्फेयर से क्या मुराद है? हेमिस्फेयर यानी कि ये हो गया स्फेयर और ये हो गया हेमी, आधा। तो सेरिब्रम जो है ये 2 हेमिस्फेयर्स पर मुश्तमिल होता है। आपने डायग्राम में अक्सर एक तस्वीर देखी होगी, उसमें दिमाग के दरमियान में एक लाइन होती है, तो वही हेमिस्फेयर्स को अलग अलग कर रही होती हैं। अब ये 2 हेमिस्फेयर हैं, चूँकि ये बंदा सामने होगा तो इसकी ये लेफ़्ट हो गई और ये राइट हेमिस्फेयर हो गई। राइट हेमिस्फेयर कंट्रोल्स डैश साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट कंट्रोल्स राइट। तो राइट जो हेमिस्फेयर है ये अपोजिट, राइट साइड लेफ़्ट को कंट्रोल करेगी। राइट साइड दिमाग की जो है ये लेफ़्ट साइड को, टांगों को, हाथ को, पूरी साइड को कंट्रोल कर रही है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं लेफ़्ट साइड को। इसी तरह लेफ़्ट साइड राइट को कंट्रोल करती है, अपनी साइड को कंट्रोल नहीं करते ये। एक्शंस, सेरिब्रम के कौन से एक्शन है पर क्या काम करता है? थिंकिंग, सोचने में हमारे अहम किरदार अदा करता है। फीलिंग्स, हमारे जज्बात, एहसासात, गमी, खुशी वगैरह में। मेमोरी, यादाश्त में। हेयरिंग, सुनना, देखना, बोलना और डिसीजन मेकिंग यानी फैसला करने में ये हमारी मदद करता है। डैश लाइज इनसाइड सेरिब्रम एंड कंट्रोल्स सेंसरी फंक्शन। एक चीज़ है जो सेरिब्रम में मौजूद होती है और सेंसरी फंक्शंस, हमारे सेंस ऑर्गन्स को, सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। क्या है वो? थैलेमस। डैश लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस एंड कंट्रोल्स। डैश मौजूद होती है बेस ऑफ थैलेमस यानी थैलेमस के नीचे। तो आपको इसको याद रखना है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बेस ऑफ थैलेमस पर होता है। हाइपो का मतलब नीचे यानी बेस और थैलेमस से मुराद थैलेमस।
तो इसके फंक्शन क्या है? मेंटेन करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत मुस्तकिल तौर पर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको यहाँ पे मेंटेन कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। इसी तरह हमारी भूख को कंट्रोल करता है और हमारी प्यास को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। 4 स्मॉल डैश लोब्स कंसर्न विद विजुअल रिफ्लेक्सेस मूवमेंट ऑफ आईबॉल आर प्रेजेंट इन डैश ब्रेन। 4 छोटी ऑप्टिक लोब्स होती हैं जो कि जिनका ताल्लुक होता है विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ, यानी अगर तेज़ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं। हमारी आंखों के रिफ्लेक्स एक्शन वैसे किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे काम जो बहुत तेज़ी से हो जाते हैं लेकिन हमारी बेहतरी के लिए, उसमें हमारी विल, हमारी मर्ज़ी नहीं शामिल होती। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हाथ को फ़ौरन पीछे खींच लेते हैं, या जब हमारी कोहनी कहीं लगती है और हम कोहनी को आगे कर देते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आंखों से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कंट्रोल कर रहा है कौन? ये 4 ऑप्टिक लोब्स। ये कहाँ मौजूद होती हैं? मिड ब्रेन में। 3 पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन आर डैश सेरिब्रम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। 3 पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन के, पीछे के दिमाग के। कौन कौन से? पॉन्स, सेरिब्लम और मेडुला ऑब्लांगेटा। पॉन्स इज अ डैश लाइक स्ट्रक्चर। पॉन्स का स्ट्रक्चर जो है ये किसके जैसा है? ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है, मिलाता है किसको? दैट लिंक्स मेडुला टू हायर पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मेडुला जो कि इसका हिस्सा है पीछे के दिमाग का, इसको कनेक्ट करता है दिमाग के दूसरे हिस्सों के साथ। और ये कंट्रोल करता है पॉन्स फेशियल एक्सप्रेशन को, हमारे चेहरे के तासुरात को। हमें आगे वाले का चेहरा देख के समझ आ जाती है कि ये खुश बैठा है या गमगीन है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है या खुश है वगैरह। तो ये कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स। स्लीपिंग, हमारा सोना जागना। ब्रीथिंग, हमारा सांस लेने में भी इसका अहम किरदार है। डैश लाइज डॉर्सली बिहाइंड ऑप्टिक लोब्स एंड कंट्रोल्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। डॉर्सली का क्या मुराद है? डॉर्सली से मुराद है कि पीछे का हिस्सा, आगे वाली साइड जो है हम इसे वेंट्रल कहते हैं और पीछे यानी कि डॉर्सल। तो डॉर्सली मौजूद होता है ऑप्टिक लोब्स के क्या? सेरिबलम। और सेरिबलम दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये कंट्रोल करता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारे मसल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करता है, यानी बाहमी ताउन से काम करते हैं हमारे मसल्स इसकी वजह से। एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में मैं जिस पोजीशन पे ठहरा हूँ या इस तरह ठहरने में मुझे सेरिब्रम मदद दे रहा है। आप जिस तरह बैठे हुए हैं, ये लेट के सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आपकी ये पोजीशन जो मेंटेन है ये सेरिब्रम की वजह से है। डैश लाइज बिलो सेरिब्रम एंड कनेक्ट ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम के नीचे फिर क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, और कंट्रोल करता है कुछ इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स एक्शन को। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। इनवॉलंटरी से मुराद, इनवॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, सांस लेना वगैरह। तो कौन कौन से कंट्रोल कर रहा है? ब्लड प्रेशर को, हमारे खून के दबाव को, इसी तरह हार्ट बीट को, हमारा दिल 1 मिनट में कितनी मरतबा धड़कता है, रेस्पिरेशन, हमें कितनी गहरी सांस लेनी है और कितनी दफ़ा सांस लेनी है, तेज़ी के साथ लेनी है, स्लो लेनी है, कौन किरदार अदा करता है इसमें? मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है इसको। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, यानी कि जैसे ही हम निवाला निगल लेते हैं तो निगलने के बाद वो खुराक की नाली में किस तरह सफ़र करता है? पेरिस्टालिटिक मूवमेंट की वजह से, पेरिस्टालिसिस की वजह से। इसी तरह कंट्रैक्शन और डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स भी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैश इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। डैश एक्सटेंशन है, तो सी है ब्रेन की, जो कि वर्टिब्रल कॉलम से गुजरती है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? एक्सटेंशन है दरअसल ब्रेन की, यानी कि ब्रेन का हिस्सा ही है, ब्रेन की वुसअत, तोसी है, इजाफा है हुआ है ब्रेन में, वर्टिब्रल कॉलम से गुजरती है ये स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के अंदर से, जिसे हमारा मगज कहते हैं, रीढ़ की हड्डी से गुजरता है। इट इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन बाय मीन्स ऑफ मेडुला
ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा के ज़रिए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स एंड रेगुलेट्स इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, बीपी वगैरह। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करता है रेगुलेट करने में ब्रेन की ब्रीथिंग, सांस लेने में, हार्ट बीट में, दिल की धड़कन को कंट्रोल करने में, ब्लिंकिंग ऑफ आइज को कंट्रोल करने में और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। डैश कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम सीएनएस टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। सीएनएस से जो नर्व्स निकलती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी दिमाग और हरा मगज से जो नर्व्स निकलती हैं वो बनाती हैं पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पूरे जिस्म को ये दिमाग और हरा मगज के साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कनेक्ट करता है। कम्युनिकेशन होती है पूरे जिस्म के दरमियान, दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल कर सकता है पीएनएस की मदद से। 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर, तो सबसे पहले नर्व्स की 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स कौन सी होती हैं? जो कैरी मैसेज टू द ब्रेन, दिमाग तक पैगाम लेके जाती हैं। यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है या मच्छर काट रहा है तो पैगाम इसका दिमाग तक जाएगा, कौन लेके जाएगी? सेंसरी नर्व। इसी तरह मोटर नर्व कैरी मैसेजेस अवे फ्रॉम ब्रेन। मोटर नर्व जो होती हैं ये दिमाग से दूर लेके जाती हैं पैगाम को, जिस्म के हिस्सों तक जहाँ पैगाम पहुँचाना होता है वहाँ ले जाती हैं मोटर नर्व। मिसाल ली थी हमने सेंसरी नर्व में कि अगर हमें यहाँ पे मच्छर काट रहा है तो मोटर नर्व अब इस दिमाग से इस हाथ तक पैगाम लेके आएंगे कि मच्छर का कीमा बना दें। तो 4 जोन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड फंक्शन, 4 जोन है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक हिस्सा, 2 हिस्से हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को यहाँ पे सिर्फ डिस्कस किया गया है। तो उसकी 4 लोब्स हैं। फ्रंटल लोब सबसे पहली थिंकिंग में मदद करती है, प्लानिंग में, रीजनिंग, हम वजह पेश करते हैं, बहाने बनाते हैं मिसाल के तौर पर, तो वो उसमें भी ये हेल्प करती है। इनिशिएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मोटर मूवमेंट की अभी जो हमने बात की थी इसमें भी फ्रंटल लोब किरदार अदा करती है। पेरिटल लोब सेंसरी प्रोसेसेस में, अटेंशन तवज्जो हासिल करने में, हम किसी तरफ मुतवज्जो होते हैं, यकसोई से काम करते हैं, उसमें लैंग्वेज ज़बान के साथ इसका ताल्लुक़ है। राइट साइड जो है ये नेविगेटिंग स्पेसेस यानी कि हमें 3 डायमेंशंस का बताती है, किस चीज़ का कितना फासला है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई वगैरह कितनी है, ये समझने में मदद फ्राहम करती है। लेफ़्ट साइड जो है इसकी ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस। आप मेरी आवाज़ सुन के, मेरी बात सुन के समझ पा रहे हैं तो आपकी माशाल्लाह पैरिटल लोब वेल डिवेलप्ड है, बहुत अच्छी है। और मेरी राइटिंग अगर आपको समझ आ रही है तो ये भी, इसमें भी पैरिटल लोब आपकी हेल्प कर रही है। इसी तरह अगर आप कलर्स में फ़र्क कर रहे हैं, ये नीला लिखा हुआ है, ये सब्ज़ लिखा हुआ है, रेड है, इसी तरह ब्लैक लिखा हुआ है, ये भी हमें पैरिटल लोब हेल्प करती है। और शेप्स में भी, वैसे अल्फ़ाबेट्स की भी अपनी शेप है ना, एच की अपनी शेप, ओ की अपनी शेप, आर, जी, ए, एन, इनको भी हम शेप्स की वजह से पहचानते हैं। इसी तरह स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह जितनी भी शेप्स हैं उनको भी पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में पैरिटल लोब हेल्प करती है। टेम्पोरल लोब हम जो चीज़ें सुनते हैं उसको प्रोसेस करने में मदद करती है, इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन, मुख्तलिफ सेंसेस से हमारी जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है उनको इंटीग्रेट करती है, मिलाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कुछ देर बातें याद रहती हैं, उसमें भी ये किरदार अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है। ऑक्सीपिटल लोब का ताल्लुक हमारी साइट के साथ है, आँखों के साथ है। रिकॉग्निशन ऑफ कलर की पहचान में भी ये मदद करती है। ऑल दीज 4 लोब्स कंप्राइज 4 ब्रेन, ये मिलकर बनाती हैं 4 ब्रेन यानी कि दिमाग का अगला हिस्सा। अ क्विक एक्शन इन विच ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड डैश एक्शन। ऐसा एक्शन जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? हम पहले पिछले पार्ट में भी बात कर चुके हैं कि अगर हमारी कोहनी कहीं टकराती है तो जर्क सा लगता है जिसकी वजह से हम अपने हाथ को आगे खींच लेते हैं। इसी तरह जब हम किसी गर्म चीज़ को उठाने लगते हैं तो छोड़ देते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। कोई चीज़ हमारी आंखों की तरफ आती है तो आंखें बंद कर देते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। क्लोजिंग आइज विद ड्राइंग हैंड, या फिर हमारा पाँव किसी कांटे वगैरह पर आता है तो हम ऊपर उठा लेते हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आता है।
एक्शंस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर विश और डैश और कॉन्शियस एक्शन। जो एक्शन हमारी मर्जी से होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वॉलंटरी एक्शन कहते हैं, और या इनको नाम दिया जाता है कॉन्शियस एक्शन का। कॉन्शियस एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियस एक्शन या वॉलंटरी एक्शन है कौन कौन से, रनिंग, हमारा दौड़ना, हम मर्जी से दौड़ते हैं। अभी मैं नहीं चाह रहा मैं दौड़ूं, मैं ठहरा हूँ, अगर मैं चाहूँगा दौड़ूं तो मैं दौड़ सकता हूँ। इसी तरह और क्या है, वॉकिंग, चलना, हम चल फिर सकते हैं, अपनी मर्जी से आगे पीछे हो सकते हैं वगैरह। बेथिंग, नहाना अपनी मर्जी से है, बोलना अपनी मर्जी से है। एक्शंस परफॉर्म विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा, सूझबूझ के हम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे, विल के मुताबिक नहीं करेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी। और नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, ये फिर दूसरा नाम इनको दिया जाता है, नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। डैश ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल, इनको कौन कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन, दिमाग का पिछला हिस्सा। फॉर एग्जांपल कौन सी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ब्रीथिंग, मैं साथ साथ सांस ले रहा हूँ, नहीं भी लेना चाहूँ फिर भी लेनी पड़ती है, मजबूरी है। डाइजेशन, खुराक हज़म हो रही है, जो खाना हमने खाया है वो हज़म होता है अपनी मर्ज़ी से, हमारी मतलब है हिंड ब्रेन की मर्ज़ी से, हमारी उस पर कोई विल नहीं चलती। ब्लिंकिंग आइज़, हमें अपनी आंखें बंद कर ब्लिंक करनी पड़ती हैं, ये भी हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है। हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन भी इनवॉलंटरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। हमारे पास अगला पॉइंट है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज़ कॉल्ड, वो अमल जिससे हम वेस्ट मटेरियल को, फुजले को, फालतू चीज़ों को जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है बाहर निकाल देते हैं, इस अमल को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। 4 important organs that help in excretion are lungs, kidney, liver, skin। 4 अहम अज़ा जो हमारी हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, फालतू चीज़ों को बाहर निकालने में, वो क्या है, लंग्स फेफड़े, किडनीज गुर्दे, लीवर हमारे जिगर, कलेजी वगैरह, स्किन हमारी जिल्द। वेस्ट मटेरियल कौन से हैं और प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ, वो कैसे पैदा होते हैं, वाटर पैदा होता है सेलुलर रेस्पायरेशन में, हम जो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, खुराक की तोड़ फोड़ होती है, इससे पानी पैदा होता है। एब्जॉर्प्शन, जो खुराक के ज़रिए से लार्ज इंटेस्टाइन में पानी जा चुका है या हमने पानी पिया था, उसकी एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से पानी हमारे जिस्म में होता है, वेस्ट जमा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पायरेशन में प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होती है। यूरिया जब नाइट्रोजनस वेस्ट की ब्रेक डाउन करता है लीवर, तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल पैदा होता है यूरिया की सूरत में, जिसको फिर बाहर निकालना ज़रूरी है। अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगी, जो खुराक हम खाते हैं वो हज़म नहीं होती जो, तो लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए से, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी बड़ी आंत में कुछ देर जमा रहने के बाद उसको हम पाखाने की सूरत में जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। 2 बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन डैश आर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल कैविटी, किडनीज। अब समझिएगा, इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इनकी तादाद 2 है किडनीज की, इनकी शेप कैसी है, बीन शेप्ड यानी लोबिया के जैसी, रेडिश ब्राउन कलर है इनका, और ये कहाँ मौजूद होते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी, पेट में लोअर एब्डोमिनल कैविटी थोड़ा नीचे। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी 2 होते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड एज येलो लिक्विड इज नोन एज, ऐसा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो पीले रंग के माए की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूरिन यानी छोटा पेशाब। इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन में जो स्टोर होता है, या अनडाइजेस्टेड फूड की हमने बात की थी कि हमारे जिस्म से निकलती है, वो पाखाने में यानी बड़े पेशाब की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर निकलती है। डैश आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड टू किडनीज, किडनीज को ब्लड पहुंचाता कौन है, कौन सी आर्टरी, क्या नाम है उसका, रीनल आर्टरी। ये जो ब्लड जाता है किडनीज तक, ये रिच होता है यानी मालामाल होता है वाटर, यूरिया और मिनरल्स से। अच्छा, इसमें एक और बात हमने मिनरल्स मेंशन नहीं किया। मिनरल्स
आते हैं किसकी वजह से, हम एक्सेसिव अगर सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं खुराक में उसकी वजह से। तो इन नेफ्रॉन ईच किडनी हैज़ अ मिलियन टाइनी यूनिट्स कॉल्ड डैश। हर गुर्दे में मिलियन की तादाद में, लाखों की तादाद में छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इन नेफ्रॉन कॉम्प्लिकेटेड केमिकल एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन कैपिलरीज एंड यूरिन कैरिंग ट्यूब्स। कैपिलरीज जिनमें खून होता है वो, और यूरिन कैरिंग ट्यूब्स, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, केमिकल एक्सचेंज, कुछ केमिकल्स एक्सचेंज हो जाते हैं। जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है वो हमारे जिस्म में आ जाएंगे, और जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है वो यूरिन कैरिंग ट्यूब से होते हुए यूरिन का हिस्सा बन जाएंगे, और फिर छोटे पेशाब के ज़रिए यानी यूरिन के ज़रिए से हमारे जिस्म से बाहर चले जाएंगे। यूरिनरी सिस्टम कौन कौन से आर्गन से बना हुआ है, इसमें लिवर एक्सेसरी ग्लैंड है यानी हेल्प करता है। मेन क्या आर्गन्स हैं, किडनीज, गुर्दे, यूरेटर, वो नाली जो गुर्दे से पेशाब को लेके, यूरिन को लेके ब्लेडर तक पहुंचाती है। ब्लेडर से मुराद मसाना, मसाने में थोड़ी देर के लिए पेशाब स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है, और यूरिथ्रा के ज़रिए से फिर जब ब्लेडर फुल हो जाता है तो यूरिथ्रा के ज़रिए से हमारे जिस्म से बाहर चला जाता है। डैश कन्वर्ट्स एक्सेसिव अमाइनो एसिड टू यूरिया। लिवर कन्वर्ट कर देता है एक्सेसिव अमाइनो एसिड्स को यूरिया में, यही यूरिया को हम खारिज करते हैं यूरिन में। डैश स्टोर्स यूरिन फॉर सम टाइम, अभी बात कर चुके हैं, कौन स्टोर करता है, ब्लेडर। डैश हैपन्स व्हेन किडनीज डू नॉट वर्क प्रॉपरली। अगर गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते तो, नहीं पढ़ते तो फेल हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो जाती है। हर वक्त गुर्दे क्यों फेल होते हैं, काज बाय, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया किसी जरासीम का, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह का, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो सकती है। आर्टिफिशियल किडनी मशीन यूज टू रिमूव वेस्ट फ्राम ब्लड इज कॉल्ड। आर्टिफिशियल यानी मसनूई, इंसान की बनाई गई मशीन। किडनी क्या है, नेचुरल मशीन है, अल्लाह ताला की बनाई गई मशीन है समझ लीजिए, और ये आर्टिफिशियल मशीन यानी इंसानों ने बनाई है जो कि खून को साफ़ करती है। गुर्दों का भी काम खून को साफ़ करना है, गुर्दे काम छोड़ गए हैं तो फिर हम डायलिसिस मशीन के ज़रिए से खून को साफ़ कर सकते हैं। फिल्टरिंग एंड क्लेंजिंग ब्लड आउटसाइड ह्यूमन बॉडी इज़ कॉल्ड डायलिसिस। आपने डायलिसिस का नाम सुना होगा। डायलिसिस क्या है, फिल्टरिंग, छान लेना, और क्लेंजिंग, क्लीन करना, साफ़ करना खून को जिस्म के बाहर। जिस्म के अंदर साफ़ होता है गुर्दों की मदद से, जिस्म के बाहर साफ़ होता है डायलिसिस मशीन की मदद से, जिस अमल को हम नाम देते हैं डायलिसिस का। इट इज़ डन बाय 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस। इसमें 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस होते हैं, 2 मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं। एक है फिल्ट्रेशन और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी जज़ब कर लेना, और फिल्ट्रेशन यानी छान लेना। फिल्ट्रेशन थ्रू पोरस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ। फिल्ट्रेशन जो होती है ये कौन यानी छानना कौन से असूलों के तहत होती है, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, डिफ्यूजन कहलाता है। यानी ज़्यादा तादाद से मॉलिक्यूल सफ़र करते हैं कम तादाद की तरफ। इसी तरह ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस ऐसे समझ लें कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर साल्ट कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर साल्ट कंसेंट्रेशन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, सेमी परमिएबल इसको क्यों कहते हैं ये भी हम डिस्कस करते हैं। और ये पोरस होती है, पोरस से मुराद इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं। डैश डज नॉट अलाउ ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, वायरसेस टू पास थ्रू। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये अपने अंदर से बैक्टीरिया, वायरसेस, ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह इनको नहीं गुजरने देती अपने अंदर से, क्योंकि इसके सुराख छोटे होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं ये छोटे होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स वगैरह का साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से ये चीज़ें
उससे नहीं गुजर सकते। इसकी मिसाल आप चाय और छानी से ले सकते हैं। जो ही हम चाय छानते हैं तो पत्ती चूँकि छानी से बड़ी होती है, पत्ती के ज़रे बड़े होते हैं छानी से, इस वजह से वो फंस जाती है ऊपर और चाय नीचे से निकल जाती है। कॉमन डायलिसिस मेथड, कॉमन डायलिसिस मेथड कौन सा है? चूँकि दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं हमारे यहाँ। कॉमन डायलिसिस मेथड जो इस्तेमाल होता है वो है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा जो प्रोसेस है, यहाँ बुक में तो नाम मेंशन नहीं है, वैसे बता देता हूँ, पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दोनों में क्या फ़र्क है? हीमोडायलिसिस जो है ये इंसान के जिस्म से बाहर खून निकाल के मशीन में जाता है और फिर मशीन में साफ़ होके वापस आता है, ये है हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में पेरिटोनियम में यानी यहाँ पे एक फ्लूइड डाल दिया जाता है, डायलिसेट फ्लूइड डाल दिया जाता है, जो कि फिर खून को साफ़ करता है, यानी डायलिसिस का काम करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास लास्ट पार्ट में पहला MCQs है, अपर पार्ट ऑफ द बोनी हेड इज कॉल्ड। अपर पार्ट बोनी हेड यानी खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसके दो नाम हो सकते हैं, स्कल कैप या फिर कैलवेरिया। टॉप पार्ट ऑफ ब्रेन इज नोन एज सेरिब्रम। सेरिब्रम टॉप पार्ट है ब्रेन का, ऊपर वाला हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबलम। ये तीन हिस्से हो सकते हैं। ये तीन हिस्से हैं आपकी बुक के ही मुताबिक, लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे एंड लगाया तो मेरे ख्याल से एक ही जवाब आना चाहिए था इसके बाद। या तो इन्होंने गलती की है या फिर आप इसका आंसर आप अपनी गाइड के मुताबिक देख सकते हैं, अगर कोई सरकारी गाइड वगैरह है तो। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी को मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। हमने पढ़ा था कि 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि लंग्स, स्किन, किडनी वगैरह थे, लिवर। इन सारों का ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए होना, फंक्शनल होना, काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। लेकिन सबसे मेन ऑर्गन किसे समझा जाता है? किडनी को। एक्यूट रीनल या फिर किडनी, रीनल किडनी एक ही लफ्ज़ है, एक ही मुराद है इससे। रीनल या किडनी फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर कैन बी मैनेज्ड बाय, एक्यूट रीनल फेलियर को हम मैनेज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के ज़रिए से। एक्यूट यानी कि चंद वक्त की, 2 हफ्ते की या इससे कम। अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसको हम नाम देते हैं क्रॉनिक का। और क्रॉनिक के लिए हम फिर क्या करेंगे? ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। ट्रांसप्लांटेशन से क्या मुराद है? यानी किसी सेहतमंद बंदे से गुर्दा लिया जाएगा और बीमार बंदे के गुर्दे के साथ रिप्लेस किया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा उसको, यानी कि नया गुर्दा लगा दिया जाएगा। फोर ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सेरिब्रम। CNS बना हुआ होता है कौन सी चीज़ों का? कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ माल फंक्शनिंग ऑर्गन बाय हेल्दी ऑर्गन इज कॉल्ड। हमने अभी यहाँ बात की थी कि जब गुर्दा ख़राब हो जाएगा उसको हम सेहतमंद गुर्दे के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो किसी भी ख़राब अज़ा को सेहतमंद अज़ा के साथ रिप्लेस करने को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक बंदा होता है डोनर, जो देता है, डोनेट करता है, अतिया करता है, और दूसरा एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करता है, जिसको लगता है, पेशेंट। पॉन्स एंड मेडुला विद मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन को मिला के क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। एक फ्लो चार्ट सबसे आखिर में। नर्वस सिस्टम बना हुआ है 2 हिस्सों से, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मजीद तकसीम है 2 हिस्सों में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फोर ब्रेन आगे वाला दिमाग का हिस्सा, मिड ब्रेन दरमियानी और हिंड ब्रेन पीछे वाला। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को देखें, इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। ऑटोनॉमिक जो है ये इनवॉलंटरी है और सोमैटिक वॉलंटरी, यानी कि हमारी मर्जी के मुताबिक, हमारी विल के मुताबिक।
ऑटोनॉमिक को फिर मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे अंदर तब्दीलियाँ आ जाती हैं, एनर्जी अचानक से आ जाती है, वो जिन तब्दीलियों की वजह से आती है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लाता है। और फिर कुछ देर बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो तब्दीलियाँ जो सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से हुई थी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने हमारे अंदर तब्दीलियाँ की थी। बहुत सी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, जैसे कि कुछ हद तक गूज बम्प्स हो सकते हैं, खून की रगों का फैल जाना। इसी तरह पैरासिम्पैथेटिक इन चेंजेस को रिवर्स कर देगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।